सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश कुमार स्वामी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है चल रहा है। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको विलयन के बारे में समझाया था कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या था कि विलायक और विलेय दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे चीनी का घोल है, पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो ये एक प्रकार का विलयन बन जाता है। इसके अंदर विलायक पानी था क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है, और विलेय चीनी है क्योंकि ये पानी के अंदर घुल जाती है और इसकी मात्रा कम है। तो विलायक और विलेय दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर समझा था। अब इस वीडियो में आगे हम आज विलयन की सांद्रता के बारे में अध्ययन करते हैं। सांद्रता शब्द हम कई बार सुनते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे, और विलयन की सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आवासों के रंगों के विलयन है। 2.2 जो क्रियाकलाप हमने पीछे किया था, इस क्रियाकलाप में समूह अ और समूह ब क्लास को 4 भागों में बांटा था। 4 ग्रुप हमने बनाए थे। तो समूह अ को हमने कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट के दाने दिए थे, और समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया था। फिर दोनों को अलग अलग पानी के अंदर घोलने के लिए कहा था। तो दोनों के समूह अ और समूह ब दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट की मात्रा अलग अलग है। ए के पास कॉपर सल्फेट के कुछ दाने हैं और ब समूह के पास कॉपर सल्फेट का पूरा 1 चम्मच दिया गया है। जब पानी के अंदर घोलते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, तो बीकर में पानी के अंदर इनको घोलते ही पानी का रंग नीला हो जाता है। तो आवासों का मतलब होता है दोनों को देखने पर समूह के पास मात्रा कम है, तो नेचुरल बात है इसके अंदर विलयन की जो रंग है वो थोड़ा सा हल्का आएगा। और बस समूह के पास 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है तो उसका जो बीकर में पानी का रंग है वो ज़्यादा गहरा नीला आता है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। हम ये बात पहले भी जानते हैं कि विलय की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु और सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तो ये तनु, सांद्र या संतृप्त, ये शब्द हम कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत क्लासों के अंदर पढ़ा है, लेकिन ये शब्दों का अर्थ क्या होता है ये आज हम जानते हैं इसके बारे में। कि विलयन के अंदर मौजूद विलेय पदार्थ, विलयन के अंदर विलायक की मात्रा हम जानते हैं ज़्यादा होती है, लेकिन विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर किसी भी विलयन को हम तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कह सकते हैं। कब कहेंगे, किसको तनु कहेंगे, किसको सांद्र कहेंगे या संतृप्त कहेंगे। तनु और सांद्र दोनों क्या तुलनात्मक शब्द है। जब किसी दो विलयनों की आपस में तुलना की जाती है तब ही तनु और सांद्र शब्द का यूज किया जाता है। क्रियाकलाप 2.2 समूह अ और समूह ब की तुलना में तनु है। कैसे? समूह अ में हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए थे और समूह ब को हमने कॉपर सल्फेट का पूरा 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया था। तो नेचुरल बात है समूह अ के अंदर कॉपर सल्फेट की मात्रा कम होने से उसका जो विलयन का रंग है वो हल्का था, और समूह ब के अंदर कॉपर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है तो उसका विलयन का रंग गहरा आएगा। तो विलेय, जिस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा कम है वो तनु होगा, और जिस विलयन के अंदर तनु की इसमें जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी वो हमेशा सांद्र कहलाता है। तो यहाँ पर 2.2 क्रियाकलाप में समूह अ तनु विलयन है और समूह ब को जो विलयन प्राप्त हुआ है वो एक
सांद्र विलयन है, क्योंकि उसके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और उसका रंग गहरा है। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 2.3 के बारे में कि दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml पानी लिया है। दो बीकर लिए, दोनों के अंदर पानी की मात्रा समान है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। दोनों के अंदर घोल लिया। जब विलेय पदार्थ अधिक न घुले तब 5 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। दोनों को नमक के अलग घोलना है, चीनी या बेरियम क्लोराइड को अलग घोलना है। आप इसको घोलते जाओ। फिर जब विलेय पदार्थ उस पानी के अंदर घुले नहीं तब उस विलयन को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्म करो। तो क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें तो कुछ मात्रा के अंदर विलेय उसके अंदर मिल जाएगा। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुलू की मात्रा बराबर होती है क्या? तो ये टेम्परेचर पहले 5 डिग्री बढ़ाया, फिर घुला, नहीं घुला, फिर 5 डिग्री बढ़ाया, तो कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब किसी निश्चित तापमान पर चीनी और नमक दोनों की घोली हुई मात्रा बराबर हो। चलिए क्या कहना चाहते हैं इसमें आगे देखते हैं हम। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। अच्छी तरह समझें इस चीज़ को कि एक निश्चित टेम्परेचर पर कोई भी विलयन के अंदर एक विलेय पदार्थ के मात्रा उतनी ही घुल सकती है जितने की विलयन की क्षमता हो। यानी 50 ml हमने पानी लिया है। मान लें इस 50 ml पानी जो विलायक है इसके अंदर विलेय पदार्थ, मान लो हमने चीनी लिया है, इसके अंदर 50 ml पानी में 15 चम्मच चीनी की घोलने की क्षमता है, यानी उसकी क्षमता इतनी है। तो ये 50 चम्मच तक चीनी को अपने घोल लेके, यानी विलयन की क्षमता इतनी ही है। अगर 15 से ज़्यादा हम घोलेंगे तो ये जो चीनी है वो पानी के अंदर घुलती नहीं है। इसका मतलब विलयन की क्षमता खत्म हो चुकी है। एक छोटे से दूसरे शब्द में समझा सकता हूँ कि जैसे हमारे खाने की क्षमता होती है कि हमारे खाने की कैपेसिटी मान लो 4 रोटी है या 5 रोटी है। अगर हम 2 रोटी खाएँ तो विलयन की क्षमता और है, हम और खा सकते हैं, 3 खाएँ तो और खा सकते हैं। हमारी लिमिट 5 है, तो 5 तक खाने के बाद में हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। छठी जो रोटी हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारी क्षमता पूर्ण हो चुकी है। उसी प्रकार विलयन के अंदर विलेय पदार्थ तब तक घुलता रहेगा जब तक कि विलयन की क्षमता है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगर विलयन के अंदर जो 50 ml पानी लिया है उसके अंदर 15 चम्मच चीनी घोल सकता है, इनकी क्षमता इतनी है, तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। 5 रोटी खाने की क्षमता है, हमने 5 रोटी खा ली है तो हम क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाते हैं, हमारी पेट भर गया है, भूख खत्म हो चुकी है। उसी प्रकार विलयन के अंदर अगर 15 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता है तो 15 चम्मच चीनी घोलते ही वो विलयन जो संतृप्त हो जाता है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। अब उससे ज़्यादा वो उसको नहीं घोल पाएगा। आगे देखते हैं। तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है ये उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी जितना विलेय उस विलयन के अंदर घुल सकता है वही उसकी घुलनशीलता कहलाएगी। 15 चम्मच घुल सकती है तो 15 चम्मच उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा, से आपको एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, 15 चम्मच अगर विलेय पदार्थ घुल सकता है तो अगर 14 घोल दी, 12 घोल दी या 13 घोल दी तो वो जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। यानी अभी तक उसकी कैपेसिटी पूरी हुई नहीं है। 5 रोटी की क्षमता, हमने 4 रोटी खा ली है, तो 4 रोटी खाने के बाद में हमारी अभी भी कैपेसिटी है 1 रोटी खाने की, यानी जो हमारा जो हम अभी भी क्या असंतृप्त है, संतृप्त हुए नहीं है, यानी धापे नहीं है, दूसरे मारवाड़ी शब्द में कहते हैं। तो अगर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त कहते हैं। अगर संतृप्त हो चुका है तो उसे विलयन की घुलनशीलता कहते हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।
यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? एक फिक्स टेम्परेचर पर निश्चित तापमान पर यदि हमने कोई संतृप्त विलयन लिया है और उसे हम ठंडा करते चाहे तो क्या होगा? तो शायद वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, जमना शुरू हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थ की विलयनशीलता भिन्न भिन्न होती है, यानी एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की घुलने की क्षमता अलग अलग होती है। विलयन के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता अलग अलग होती है। विलय की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलायक में जितने भी विलय पदार्थ की मात्रा घुल चुकी है वही उसकी विलयन की सांद्रता कहलाती है। अगर मान लो किसी विलायक में 50 ml पानी हमने लिया, उसके अंदर 5 चम्मच चीनी घुल चुकी है, तो उस विलयन या जो चीनी का घोल बना है उसकी सांद्रता कितनी होगी? 5 चम्मच, यानी वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलय पदार्थ की जितनी भी मात्रा ली जाए वही उस विलायक की, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं। अनेक प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं, जिससे आपको नीचे कुछ सूत्र दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले के द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान सांद्रता। किसी विलय पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलयन के द्रव्यमान कितना हुआ इंटू 100 करने पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन, अगर आयतन ज्ञात करना हो प्रतिशत में तो वही बात आ गई कि विलय पदार्थ की द्रव्यमान विलयन का आयतन और इंटू 100 है। तो अंतर क्या है? ऊपर द्रव्यमान दे रखा है विलयन का और नीचे विलयन का आयतन है। बाकी वही विलय पदार्थ का द्रव्यमान समान है, इंटू 100 समान होता है। तीसरा कि विलयन के आयतन बटा आयतन का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100 आएगा। यहाँ पर इंटू दिया हुआ नहीं है, इंटू 100। तो 3 प्रकार के सूत्र आपको दिए हुए हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता आप लोग ज्ञात करनी है। तो देखिए, विलायक पानी है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, और विलय कौन है? नमक है क्योंकि इसकी मात्रा कम है। हमको इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, विलय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम, विलायक का दे रखा है 320 ग्राम, और हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन क्या बनेगा? विलायक प्लस विलय, यानी 320 प्लस 40। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 ग्राम प्लस 300 ग्राम कितना हो गया? 360 ग्राम। ये क्या बन गया? विलयन का द्रव्यमान आ चुका है कि विलायक विलायक दोनों को हमने घोल लिया है, तो ये हमको प्राप्त हो गया विलयन का द्रव्यमान। अब हमको क्या करना है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सूत्र हमने पीछे देखा था कि विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय के द्रव्यमान हम जानते हैं कि नमक है, विलय यहाँ पे कौन है? नमक है, जिसकी मात्रा कितनी हमको प्राप्त हुई है? 40 ग्राम प्राप्त हुई है। तो 40 बटा टोटल विलयन का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है 360 ग्राम, तो बटा 360 इंटू 100। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो सांद्रता प्राप्त होगी प्रतिशत के अंदर वो कितनी प्राप्त होगी? 11.1 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज हमने विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देखा है। तो पीछे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दिए हुए होंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेके और द्रव्यमान ज्ञात करके सांद्रता ज्ञात कीजिए। अनेक प्रकार के जो पीछे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पलों से विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का प्रयास कीजिए और इस टॉपिक को अच्छी तरह दोबारा से रिपीट कीजिए, समझें। और नेक्स्ट स्टेप जो लिनिमल क्या होता है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को रिपीट जरूर करना, अच्छी तरह से समझना और रिवीजन जरूर करना। धन्यवाद।